दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ यूजीसी नेट ज्योग्राफी के पीवाईक्यू पर चर्चा कर रहे हैं। यानी विगत वर्षों में यूजीसी नेट के एग्जाम्स में भूगोल विषय से, ज्योग्राफी विषय से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ देखते हैं। साथ में उन प्रश्नों के जवाब क्या हो सकते हैं, उसके उत्तर क्या हो सकते हैं, उस प्रश्न से रिलेटेड अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य क्या हो सकते हैं, उसके कंसेप्ट को हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज या विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न किससे? ज्योग्राफी विषय से। आप सभी जानते हैं अभी हम यहाँ ज्योग्राफी के सेगमेंट से शुरू कर रहे हैं, यानी सेगमेंट वाइज हम इसे लेकर जाएंगे, जिसमें अभी हम भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो 2024, 23, 22, 21, जिसमें हमने लगभग 23 से शुरू किया था। 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 इन वर्षों में भूगोल के भू आकृति विज्ञान सेगमेंट से जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों पर सबसे पहले हम नजर डालेंगे और क्रमशः हम चल भी रहे हैं। हम 2017 पर पहुंच गए हैं। आपको पिछली जो भी वीडियोस देखनी है पीवाईक्यू से रिलेटेड, जो ज्योग्राफी के भू आकृति विज्ञान से जुड़ी हुई हैं, तो आप दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल विजिट करिए। आपको पीवाईक्यू की पिछली कुछ वीडियोस मिल जाएंगी। अभी हम आगे बढ़ेंगे और जैसे ही भू आकृति विज्ञान वाला सेगमेंट खत्म होगा, हम जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान से रिलेटेड आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सीरीज में विगत वर्षों से पूछे गए प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अपर्दन का सामान्य चक्र खालिस्तान से संबंध है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है हिमनदीय अपर्दन, ऑप्शन बी है नदीय अपर्दन, ऑप्शन सी है समुद्री अपर्दन और ऑप्शन डी है पवन अपर्दन। यह प्रश्न जुलाई 2016 में पूछा गया था। देखिए यूजीसी नेट के एग्जाम में कब पूछा गया था? जुलाई 2016 में। 17 तक के प्रश्न हमने देख लिए हैं। ये हम चल रहे हैं आगे की ओर। ठीक है, यानी 17 के बाद हम 16, 15 ऐसे डिस्कशन करेंगे। देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया है कि अपर्दन का सामान्य चक्र खालिस्तान से संबद्ध है, यानी अपर्दन का जो सामान्य चक्र है वह किससे जुड़ा हुआ है, किससे इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे अपर्दन के सामान्य चक्र को हम जानते हैं, है ना। और जब भी हम अपर्दन की बात करते हैं, है ना, अपर्दन यानी क्या? अनाच्छादन के भीतर शामिल एक क्रिया। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अपर्दन। अब अनाच्छादन क्या है? तो अनाच्छादन यानी डिनिडेशन 2-3 प्रक्रियाओं से मिलकर बनती है, जिसमें अपक्षय अपर्दन और बृहद क्षरण शामिल है। जब हम अपक्षय की बात करते हैं, अपक्षय यानी चट्टानों का विघटन एवं वियोजन। चट्टानों का विघटन एवं वियोजन में भी ध्यान रखिएगा, जब चट्टानों का विघटन टूटकर चट्टानें एक स्थान पर बिखर जाती हैं, विघटित होकर, असंगठित होकर चट्टानें टूटकर एक स्थान पर बिखर जाती हैं, उस बिखरी हुई चट्टानों की जो स्थिति है, देखिए ये स्थैतिक क्रिया है। स्थैतिक क्रिया का मतलब चट्टानें टूटकर एक ही स्थान पर बिखर गई हैं। ठीक है, तो इसे स्थैतिक क्रिया की वजह से इसे क्या कहते हैं? अपक्षय। अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है जिसमें चट्टानें विघटित एवं वियोजित होकर एक ही स्थान पर बिखर जाती हैं, गिर जाती हैं। जब अपर्दन के विभिन्न कारकों द्वारा इन चट्टानों का स्थानांतरण होता है, तब उसे हम अपर्दन की क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम अपर्दन की बात करेंगे, अपर्दन यानी क्या? यानी चट्टानों का विघटन एवं वियोजन के साथ साथ अब क्या हो रहा है? अपर्दन के विभिन्न कारकों के द्वारा, नदियों के द्वारा, बहते जल के द्वारा या भूमिगत जल के द्वारा, पवनों के द्वारा, हिमनदों के द्वारा, समुद्री या सागरी लहरों के द्वारा, जब इनका अपर्दन होता है तब हम क्या कहते हैं? जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन चट्टानों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, तब हम इसे अपर्दन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे तब क्या कहते हैं? अपर्दन। अपर्दन कई प्रकार के होते हैं, भौतिक अपर्दन, रासायनिक अपर्दन। ठीक है, ध्यान रखें। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? अपर्दन का सामान्य चक्र। ध्यान रखिएगा, अपर्दन का सामान्य चक्र क्या है? अपर्दन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो विघटित एवं वियोजित चट्टानें हैं उनका स्थानांतरण। सामान्य तौर पर पृथ्वी पर जो भी उच्चावच हैं, उन उच्चावचों के निर्माण में अपर्दन की महत्वपूर्ण भूमिका है। अपर्दन एवं निक्षेपण के माध्यम से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें
अपरदन में सामान्य रूप से जो संबद्ध या स्वीकार किया जाता है उसे नदी का अपरदन कहते हैं। तो नदियों के अपरदन एवं निक्षेपण के माध्यम से स्थलाकृतियों, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पृथ्वी की जो धरातली है या धरातली सतह है या ऊपरी सतह है, उस पर विभिन्न बलों के काम करने की वजह से, या आप कह सकते हैं अपरदन एवं निक्षेपण की वजह से, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण भी होता है। और अपरदन के कई कारकों की वजह से कई बार स्थलाकृतियों का विनाश भी होता है। ध्यान रखें, अपरदन और निक्षेपण पृथ्वी के धरातल पर स्थलाकृतियों के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किसके माध्यम से होता है? अपरदन एवं निक्षेपण के माध्यम से। और सामान्य रूप से अपरदन का कौन सा किससे संबद्ध माना जाता है सामान्य रूप से अपरदन? तो ध्यान रखिएगा, नदी अपरदन से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि नदी का जो अपरदन है, सामान्य रूप देखिए नदी एक स्थान से अपने अपने स्रोत से जैसे ही प्रवाहित होती है, विभिन्न प्रकार की चट्टानों को काटते हुए, अपरदन करते हुए, विभिन्न प्रकार की पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरते हुए अंत में जाकर सागर में मिलती है, और इस क्रम में वे बहुत सी स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। यदि हम शुष्क अर्धशुष्क प्रदेशों की बात करें तो वहां पर पवन के द्वारा अपरदन होता है, निक्षेपण होता है। यदि हम तटीय क्षेत्रों की बात करें तो सागरी लहरों के द्वारा अपरदन होता है, निक्षेपण होता है। लेकिन सामान्य रूप से ध्यान रखें, अपरदन का सामान्य चक्र किससे संबद्ध है? नदी अपरदन से संबद्ध है। डेविस की जो संकल्पना रही है वह भी नदी अपरदन से संबंधित रही है ना। और बहुत सारे ऐसे भूवैज्ञानिक निकलकर सामने आए हैं, स्थलाकृति या कह सकते हैं भू आकृतियों से जुड़े हुए ऐसे कई से भूगोलवेत्ता सामने आए हैं जिन्होंने नदी के ही अपरदन चक्र की बात कही है, जिसे नदी का सामान्य अपरदन चक्र कहा गया और इसे स्वीकार किया गया नदी अपरदन के रूप में। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमजलीय निक्षेप से बनी हुई भू आकृति नहीं है? ध्यान रखें, प्रश्न में क्या पूछा गया है, कौन सी हिमजलीय निक्षेप यानी जो हिमनदों के माध्यम से, हिमनद एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवसादों का क्या करते हैं? अपरदन करते हैं, और फिर एक जगह पर कहीं जाकर ये क्या होते हैं? निक्षेपित होते हैं। तो हिमजलीय के निक्षेप से बनी हुई भू आकृति नहीं है। यह प्रश्न जुलाई 2016 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ड्रमलिन, ऑप्शन बी है एस्कर, ऑप्शन सी है हॉर्न, ऑप्शन डी है केम। जब हम बात करेंगे हिमनदों के माध्यम से निर्मित स्थलाकृतियों की, तो हिमनद एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने साथ बहुत सारे अवसादों को लेकर आते हैं। कई बार हिमनद या बर्फ की चादर बनी रहती है, उसके नीचे जो क्षेत्र है या बर्फ है वह पिघलने लगती है, पिघलने के साथ अवसादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है ना। तो कई जो पहाड़ी हिमनदों के बहाव के साथ साथ कई अवसादों के जमाव से कुछ पहाड़ी नुमा संरचना बनती है, हम उसे एस्कर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखें, यदि ये संकरी है, कुछ संकरी आपको देखिए छोटी सी पहाड़ी नुमा संरचना, लेकिन यदि संकरी है, छोटी सी है लेकिन लंबी मानी जाती है, तो एस्कर। कई बार ड्रमलिन को भी यही निक्षेपों के माध्यम से ही ड्रमलिन का भी निर्माण होता है। अवसादों, हिमनदों में जो अवसाद हैं, जो पदार्थ हैं, रेत, बजरी आदि का जब निक्षेपण होता है तब भी ड्रमलिन का निर्माण होता है। थोड़ी सी और संकरी संरचना होती है। ठीक है, लगभग 500 मीटर तक इसका लगभग लंबाई इसकी मानी जाती है। कई बार इसकी लंबाई ज्यादा भी हो सकती है। केम का निर्माण भी जो हिमनदी हैं उनके निक्षेपों के माध्यम से ही होता है केम। लेकिन इन चारों में से यदि हम बात करें हॉर्न की, तो हॉर्न का निर्माण हिमजलीय निक्षेपों से नहीं बल्कि अपरदनात्मक प्रक्रिया से होता है। तो हॉर्न के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि हॉर्न का निर्माण हिमजलीय या के निक्षेपों से नहीं अपरदनात्मक प्रक्रिया से होता है। हॉर्न क्या है? एक पहाड़ी नुमा संरचना होती है, ध्यान रखें। कई बार इसका जो हिस्सा है ये सपाट भी होता है, लेकिन अमूमन कहा जाता है कि एक नुकीली प्रकार की संरचना है। और ये अपने तीनों ओर से किससे? जल से भी ध्यान रखें, जल से नहीं, हिम जलीय क्षेत्रों से क्या है? ढकी होती है, चारों तरफ से घिरी होती है, या ग्लेशियर से घिरी होती है। ज्यादा अच्छा शब्द होगा, ध्यान रखें। ग्लेशियर से अपनी तीनों ओर से क्या होती है? घिरी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भृगु के आधार में सतही प्रक्षालन द्वारा जमा असंपीडित चट्टान सामग्री को कहा जाता है?
आपके पास ऑप्शन है जलोढ़क, बी मिश्रोढ़क, ऑप्शन सी हिमोड़, ऑप्शन डी गाद। जुलाई 2016 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न फ्रेम किया गया था। हाँ, यूजीसी नेट द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया था। देखिए प्रश्न में क्या है, प्रश्न में है किसी भृगु के आधार पर। भृगु का मतलब क्या? भृगु का मतलब होता है पहाड़, पर्वत। किसी भृगु के आधार यानी यहां पर, ठीक है, आधार की बात की जा रही है। किसी भृगु के आधार में सतही प्रक्षालन, सतही प्रक्षालन यहां से जो अब अपर्दन हुआ है इसके माध्यम से जो यहां अवसादों का जमाव हुआ है, सतही प्रक्षालन द्वारा जमा असंगठित चट्टान सामग्री को, अब यहां पर क्या है, चट्टान सामग्री क्या है, जमा है, लेकिन ये असंगठित है ना, असंगठित है, कहीं भी क्या है, एक निश्चित संगठन नहीं है इसका, क्योंकि वैसे ही बहकर गई है अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग समय में, तो क्या है, संगठन इसमें नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या कहा जा रहा है कि असंगठित चट्टान सामग्री को कहा जाता है जब इस प्रकार से किसी भृगु या किसी पर्वतीय क्षेत्र या किसी पहाड़ी क्षेत्र से अलग अलग समय में अलग इस प्रकार से चट्टानों का जो पदार्थ है, अवसाद है, वो जमकर इसके आधार पर इकट्ठा होता है असंगठित तरीके से, अमिश्रित, ध्यान रखें ये अमिश्रण भी है, असंगठन भी है। इस प्रकार से जो ये हिस्सा यहाँ जमा होता है और इसके माध्यम से जो कह सकते हैं आप सामग्री जो यहाँ पर इकट्ठी हुई, इसे क्या कहा जाता है, ये चूंकि क्या है, विभिन्न प्रकार का मिश्रण है, असंगठित है। तो अब यहाँ जो स्थलाकृति में ये जो विभिन्न प्रकार का अवसाद इकट्ठा हुआ, अब इसे कहते हैं मिश्रोढ़क, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि किसी भृगु के आधार में सतही प्रक्षालन द्वारा जमा असंपीडित और असंपीडित के साथ साथ असंगठित चट्टान सामग्री को क्या, असंपीडित का मतलब है कि यहाँ पर क्या है, ये एक सिस्टमैटिक वे में क्या है, जमा नहीं है, तो इसलिए असंपीडित, और थोड़ा सा दबाव इसमें नहीं है, इसलिए कहा जाता है असंपीडित। ठीक है, असंपीडित चट्टान सामग्री को हम क्या कहेंगे, ऑप्शन बी मिश्रोढ़क कहेंगे। ठीक है, नदी के माध्यम से गाद आदि का निर्माण होता है। यदि आप हिमनद ग्लेशियर के माध्यम से अवसादों का भृगु के आधार पर जमाव हो रहा है या कहीं और जाकर जमाव हो रहा है, अवसादों का जमाव यदि ग्लेशियर के माध्यम से होता है तो उसे हम हिमोड़ कहते हैं। ठीक है, तो यदि अभी यहाँ प्रश्न में क्या पूछा गया है, भृगु के आधार पर असंपीडित पदार्थ जो जमा हुआ है चट्टानों के माध्यम से, ठीक है, तो उसे हम मिश्रोढ़क कहेंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, क्रिकमे ने डेविस से असहमत होते हुए पेनिप्लेन यानी पेनप्लेन के लिए संपूरक पद दिया था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पैडीप्लेन, ऑप्शन बी है पेनप्लेन, ऑप्शन सी है इट्स प्लेन, ठीक है, और ऑप्शन डी है स्ट्रक्चरल प्लेन। ये प्रश्न भी जुलाई 2016 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। जब हम अपर्दन के विभिन्न कारकों की बात करते हैं, जब हम अपर्दन चक्र की बात करते हैं, अपर्दन के सामान्य चक्र की बात करते हैं, तो अमूमन नदियों द्वारा अपर्दन को स्वीकार किया जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले से पढ़ा भी। जब हम डेविस की बात करेंगे तो 1899 के आसपास उन्होंने एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया था और अपर्दन के चक्र के बारे में चर्चा की, या आप कह सकते हैं भौगोलिक चक्र के बारे में चर्चा की। भौगोलिक चक्र की चर्चा करने के क्रम में आगे फिर कई सारे जर्मन भूगोलवेत्ता निकलकर सामने आए जिन्होंने डेविस के अपर्दन चक्र की आलोचनाएं की। आलोचना के क्रम में क्रिकमे निकलकर सामने आए, वैज्ञानिक थे। 1933 में उन्होंने इनके आलोचना की, यानी डेविस के अपर्दन चक्र की आलोचना की। डेविस ने अपने अपर्दन चक्र में किसी भी उच्चावच के निर्माण में अपर्दन और उत्थान की भूमिका के बारे में चर्चा की थी और कहा कि वे 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है कोई उच्चावच, जिसमें अंत में विभिन्न प्रकार के अपर्दन के माध्यम से, खासकर नदियों के अपर्दन के बाद उन्होंने एक उच्चावच के निर्माण की बात की। उच्चावच में जब नदियों का अपर्दन होगा अंतिम अवस्था के दौरान, नदियों के अपर्दन के बाद, और उस उच्चावच के अंतिम अवस्था के दौरान डेविस ने बताया कि सबसे पहले उत्थान होता है, उत्थान के बाद अपर्दन के कारक, विभिन्न कारक कार्य करते हैं, और अपर्दन के बाद अंत में जो स्थलाकृति है इसका अवसान होता है। यानी अंत में क्या होगा, नदियों द्वारा अपर्दन हो रहा है, नदियों द्वारा पार्श्विक अपर्दन हो रहा है। अब यहाँ घाटी का जो निर्माण हो रहा था वो लगभग स्थिर हो गया है। इसके बाद अंत में एक धरातली सतह, आकृति विहीन धरातली सतह का निर्माण होता है, जिसे उन्होंने, इस समप्राय मैदान को उन्होंने पेनीप्लेन कहा।
ये हम किसकी बात कर रहे हैं? डेविस की। डेविस के अपरदन चक्र की आलोचना करने के क्रम में वैज्ञानिक पेंक शामिल हुए। पेंक के बाद क्रिक में शामिल हुए एलसी किंग निकलकर सामने आते हैं, और क्रिक में वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1933 में अपना सिद्धांत दिया अपरदन चक्र से जुड़ा हुआ ही, और उन्होंने अंत में इस पेनिप्लेन के स्थान पर एक नया शब्द दिया जिसे पेनिप्लेन कहा गया। क्या कहा गया? पेनिप्लेन। तो वो वैज्ञानिक कौन है? क्रिक में। और ईयर क्या है? ध्यान रखिएगा 1933, 1933 के आसपास। ठीक है, तो पेनिप्लेन के संपूरक पद के रूप में पेनिप्लेन शब्द का इस्तेमाल किसने किया है? ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ये कहा है क्रिकमे ने। और ये इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी पेनिप्लेन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, क्रिकमे ने भी जब हम सामान्य अपरदन चक्र की बात कही तो आगे उन्होंने वे बढ़े और उन्होंने नदी के अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था की बात कही, और अंतिम अवस्था में बाद में उन्होंने बाढ़ के मैदान को इसमें ऐड किया, और बाढ़ के मैदान को ऐड करने के क्रम में उन्होंने कहा कि अंत में जो समप्राय मैदान का निर्माण होता है उसे हम पेनिप्लेन कहेंगे, ना कि पेनिप्लेन। ठीक है, और जो क्रिकमे की अवधारणा है वो डेविस की अवधारणा से ज्यादा अधिक सटीक मानी जाती है, इसे स्वीकार किया जाता है। ठीक, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट में से हमें सही उत्तर चुनना है। देखते हैं कथन ए क्या है। अभिकथन ए कह रहा है चट्टानों की गहराई तक रासायनिक क्षरण आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों में से एक है, और इसमें कारण आर है कि रासायनिक अपक्षय की तीव्रता अधिक हद तक जल की प्रचुरता और उच्च वायु तापमान पर निर्भर करती है। आपके पास कूट ए है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। यह प्रश्न भी जुलाई 2016 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। देखिए, जब हमने अपक्षय और अपरदन की बात कही थी तो हमने कहा कि चट्टानों के विघटन एवं वियोजन, डिसइंटीग्रेशन की भी बात की गई। और ध्यान रखें कि जब हम चट्टानों के डिसइंटीग्रेशन की बात करते हैं, जब इनके विघटन वियोजन की बात करते हैं, तो आपको एक शब्द ध्यान रखना है कि कई प्रकार से होता है, भौतिक भी और रासायनिक भी। लेकिन भौतिक तरीके से जब चट्टानों का अक्षय और अपरदन हो उसके बाद रासायनिक अक्षय अपरदन शुरू होगा, या आप कहें कि रासायनिक आप यहाँ क्षरण शुरू होगा। ठीक है, या अक्षय शुरू होगा। भौतिक यानी क्या? जब ताप आदि की वजह से, जब तापमान आदि की वजह से चट्टानों में संकुचन हो, चट्टानों में फैलाव हो, तो हम उसे कहते हैं कि यह तापीय अपरदन है। ताप की बहुत अधिक बढ़ने की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, और जब चट्टानों में सबसे पहले भौतिक परिवर्तन देखने को मिलेगा उसके बाद रासायनिक परिवर्तन शुरू होता है। यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तापमान के बढ़ने, तापमान के कम होने से जब चट्टानों में संकुचन देखने को मिलेगा, चट्टानों में फैलाव देखने को मिलेगा, उसके बाद रासायनिक अपरदन शुरू होगा। यदि हम इन कथनों की बात करें तो कथन ए बिल्कुल सही है कि चट्टानों की गहराई तक रासायनिक क्षरण आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों में से एक है। ठीक है, और आर्द्र उष्णकटिबंधों की खास बात यह भी ध्यान रखिएगा कि इसमें रासायनिक अपरदन की जो अक्षय की जो तीव्रता है वह अधिक हद तक जल की प्रचुरता और उच्च वायु तापमान पर निर्भर करती है। अभी हमने जो तापमान की बात की, टेम्परेचर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और जल की उपलब्धता। जैसे ही आप किसी चट्टान को, जहाँ पर तापमान बहुत अधिक है, आप उस पर जल डालेंगे तो आपने देखा होगा कि क्या होगा, वो चट्टान टूट जाती है, असंगठित हो जाती है, बिखर जाती है। इसलिए हम क्या कहते हैं? वियोजन होना, चट्टान का वियोजन होना। असंगठित हो गई, टूट गई, बिखर गई, है ना। और अपक्षय यहीं पर होगा। अब देखिए, अपक्षय के बारे में ही पूछा गया है, रासायनिक अपक्षय कब होगा? अब चट्टान टूटकर बिखर गई, इसके बाद देखिए जल के माध्यम उसमें क्रिया होगी, जल के माध्यम से उसमें क्रिया होगी, इसे हम रासायनिक अपक्षय कहेंगे। तो ध्यान रखें ये दोनों चीजें कहाँ पर, कारण ध्यान रखें कि रासायनिक अपक्षय की तीव्रता अधिक हद तक किस पर डिपेंड करती है? जल की प्रचुरता पर, और वहां पर टेम्परेचर कितना है इस पर भी, यानी उच्च वायु तापमान पर। ठीक है, तो ध्यान रखें यहाँ पहला कथन भी सही है कि चट्टान की गहराई तक रासायनिक क्षरण आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों में से एक है, और यहाँ इसका कारण भी बिल्कुल सही है कि रासायनिक अपक्षय कब शुरू होगा? जब
या रासायनिक अपक्षय कब तीव्र होगा? जब अधिक हद तक क्या होगा? जब वहाँ की जल की प्रचुरता होगी और वहाँ उच्च टेम्परेचर होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो दोनों कथन सही है और RA की सही व्याख्या भी कर रहा है। इस तरीके से ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। RA की सही व्याख्या करता है। इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ खास और प्रश्नों पर चर्चा की, उन प्रश्नों को समझने की कोशिश की। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में कुछ खास प्रश्नों के साथ। आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।